को राधे राधे, हर हर महादेव। नामकरण की समस्या देख लेते हैं। इस संदर्भ में अंतिम प्रश्न है युगों का नामकरण। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है। उनका नामकरण क्रमशः इस प्रकार किया है: वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधुओं से कुछ संकेत अवश्य ग्रहण किए, परंतु काल विभाजन नामकरण की अंतिम तर्क पुष्टि व्याख्या उनकी अपनी है। इनमें से भक्ति काल और आधुनिक काल को यथार्थ स्वीकार कर लिया गया है, परंतु वीर गाथा काल और रीति काल के विषय में विवाद रहा है। वीर गाथा काल नाम से विरुद्ध अनेक आपत्तियां की गई हैं, जिनमें प्रमुख यह है कि जिन वीरगाथाओं के आधार पर शुक्ल जी ने यह नामकरण किया, उनमें से कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचना है। इनके कुछ अतिरिक्त जो साहित्य इस कालावधि में लिखा गया, उसमें सामंतीय और धार्मिक तत्वों का प्रधान होने पर भी कथ्य और माध्यम के रूपों की ऐसी विविधता और अव्यवस्था है कि किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर उसका सही नामकरण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसा निर्विशेष नाम, जो भाषा और साहित्य की आरंभिक अवस्था मात्र का करता है, विद्वानों का अधिक मान्य है और मैं समझता हूँ कि उसका कोई विकल्प नहीं है। रीत काल के विषय में मतभेद परिधि सीमित है कि वहाँ विवाद का विषय इतना है कि उस युग के साहित्य में रीत तत्व प्रमुख है, श्रृंगार तत्व प्राचुर दोनों का ही है, पर इन दोनों में भी अधिक महत्व किसका? हमारा विचार है, जिस युग में रीत तत्व का समावेश केवल श्रृंगार में ही नहीं, भक्ति काव्य और वीर काव्य में हो गया हो, अथवा यह जो कहें कि जीवन का स्वरूप ही बहुत कुछ रीतबद्ध हो गया हो, उसका नाम रीत काल ही अधिक समीचनीय है। इसके विकल्प श्रृंगार काल में अतिव्याप्ति है, क्योंकि श्रृंगार का प्राधान्य तो प्राय सभी युगों में रहा है। काव्य एक प्रकार से सार्वभौम तत्व है, अतः उसके आधार पर नामकरण अधिक संगत नहीं होगा। इस युग का श्रृंगार रीतबद्ध था, रीत ही यहाँ प्रमुख है। ये डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का कंप्लीट हो गया। आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने 3 चरणों में विभक्त किया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास भी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। और उन्हें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय उत्थान कहा। प्रथम और द्वितीय उत्थान के विषय में उन्होंने यह संकेत भी कर दिया है कि इन्हें क्रमशः भारतेंद्र काल और द्विवेदी काल भी कहा जा सकता है। तीसरे उत्थान को कदाचित उसके प्रवाहमय रूप के कारण उन्होंने ऐसा कोई नाम नहीं दिया। पहला कालखंड जीवन और साहित्य में पुनर्जागरण का युग, जब अतीत की गौरव भावना के परिप्रेक्ष्य में नवजागरण की चेतना विकसित हो रही थी, अतः इसे पुनर्जागरण काल नाम दिया जा सकता है। और चूँकि भारतीय के व्यक्तित्व और कृतित्व में जिन्होंने अपने जीवन काल में इस युग का नेतृत्व किया और जिनका प्रभाव मरणोपरांत भी बना रहा, यह चेतना सम्यक प्रतिफलित हो रही थी, इसलिए इसका नामकरण उनके नाम पर भी करने से कोई आपत्ति नहीं हो सकती। प्राय इसी पद्धति और युक्त से द्वितीय उत्थान का नामकरण भी किया जा सकता है। उसे हम औचित्यपूर्वक नवजागरण, सुधार काल या विकल्पता द्विवेदी युग कह सकते हैं। तीसरे चरण की सर्वप्रमुख साहित्य प्रवृत्ति छायावादता, उसका उचित नाम छायावाद काल ही हो सकता है। उसका परवर्ती काल हमारे अत्यंत निकट है और उसकी मूल चेतना इतनी जल्दी बदल रही है कि किसी एक स्थिर आधार को लेकर इसका नामकरण नहीं किया जा सकता। आरंभ में प्रगतवाद का दौर था, जो कुछ ही वर्षों में समाप्त हो गया। इसके कुछ समय बाद प्रयोगवाद आविर्भाव हुआ, जो थोड़े समय तक इसके समांतर चलकर 1953 के आसपास नवलेखन में परिणत हो गया। अत्याधुनिक लेखन का दावा है कि नवलेखन का युग भी सन 1960 के बाद खत्म हो गया है और इसके बाद ही साहित्य चेतना यथाबोध की प्रखरता के कारण अपनी पूर्ववर्ती साहित्य चेतना से भिन्न है। अतः इस अस्थिर और त्वरित गति से बढ़ते हुए साहित्य प्रवाह को किसी एक नाम में बांधा जाए या नहीं, यह प्रश्न है। कुछ आलोचक पूर्वार्ध को प्रगत प्रयोग काल और उत्तरार्ध को नवलेखन काल कहना चाहते हैं और कुछ इससे पूरे कालखंड को
उत्तर काल के नाम से अभिहित करते हैं। इनमें से पहले दोनों नाम कुछ अधिक निश्चित और भावात्मक और तीसरा नाम उतना ही अनिश्चित तथा अभावात्मक लगता है। पहले दोनों नामों में प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित किया गया, जबकि दूसरा छायावाद के अवशिष्ट प्रभाव, विस्तार तथा विरोधी प्रतिक्रिया को अधिक महत्व देता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति इसी युग की घटना है, पर एक यह साहित्यिक चेतना को नया मोड़ नहीं दे सकती, इसीलिए नामकरण में उसकी कोई विशेष संगति नहीं। अतः निर्णय उक्त दोनों विकल्पों के बीच ही करना है। सन 1938-39 में आरंभ होने वाले वर्तमान युग का उपविभाजन किया जाए या नहीं, यदि इस तर्क के आधार पर कि इतिहास को बहुत छोटे छोटे खंडों में विभक्त करने से समग्र दर्शन में बाधा आती है, अथवा यह मानकर कि समसामयिक साहित्य का स्वरूप स्थिर होने में कुछ देर लगती है, वर्तमान युग को एक नाम ही देना तो छायावादोत्तर काल नाम अभावात्मक होते हुए असंगत नहीं है। इस लक्ष्य को आधार मानकर हिंदी साहित्य का काल विभाजन तथा नामकरण समानता इस प्रकार किया जा सकता है। देख लेते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है। 7वीं सदी आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। ठीक है। भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, और रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। ठीक है। पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल, जिसको 1857 से 1900। जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग कहते हैं। पुनर्जागरण को भारतेंदु युग कहते हैं, मतलब भारतेंदु काल कहते हैं, और जागरण सुधार काल को द्विवेदी काल कहते हैं। 1900 से 1918। छायावाद काल 1918 से 38 तक। छायावादोत्तर काल, इसमें आता है प्रगत प्रयोग काल 1938 से 1953। नवलेखन काल 1953 से अब तक। ठीक है। एक बार और देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूछ देते डायरेक्ट कि पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं, तो भारतेंदु काल को कहते हैं। या ये भी पूछ सकते हैं कि द्विवेदी काल को क्या कहते हैं, तो जागरण सुधार काल कहते हैं। ठीक है। अध्याय 2, आदिकाल। हिंदी साहित्य का आरंभ देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ का प्रश्न हिंदी भाषा से आरंभ से जुड़ा हुआ है। इस भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ है। कोई भी जनभाषा अपने प्रवाह की अक्षुण्णता में सदा एक ही रूप में स्थान और काल के भेद से उसमें रूप भेद भी स्वतः उत्पन्न हो जाता है, किंतु जब तक उन रूपों की तात्विक समानता सुरक्षित रहती तब तक वे एक ही भाषा बोध कराते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा ने स्थान काल भेद से अपनी दीर्घ यात्रा में अनेक रूप धारण किए हैं। मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बघेलखंडी, बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली, बांगुरु, मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढारी, मालवी, भीली, खानदेशी, पहाड़ी आदि उसके अनेक रूप भेद पाए जाते हैं। ठीक है। किंतु इन सब में तात्विक समानता विद्यमान है। आजकल इन भाषा रूपों को स्थान भेद से स्मरण किया जाता है, किंतु काल भेद से नहीं। इन रूपों में अंतर है। कुछ शताब्दियों पूर्व का ब्रज या मैथिली का रूप आज यथावत नहीं मिलता, किंतु तात्विक समानता के आधार पर पूर्व काल के रूप में ब्रज या मैथिली रूप ही माने जाते थे, और उन सब रूपों में रचित साहित्य भी हिंदी का साहित्य कहा जाता था। ठीक है। अतः भाषा के रूप भेद को भुलाकर तात्विक परिवर्तन के आधार पर ही एक भाषा के अंत और दूसरी भाषा के आरंभ का इतिहास स्वीकार करना समीचीन प्रतीत होता है। इसी दृष्टि से अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानकर उसके समानांतर तात्विक आधार पर भिन्न रूप से विकसित भाषा को पृथक नाम देने की आवश्यकता है। यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शताब्दी अपभ्रंश मूल रूप से 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही, यदि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा से पृथक होकर उसके समांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई। इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है। कुछ विद्वानों ने अवहट नाम दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह भाषा हिंदी है, उससे उत्तर अपभ्रंश या अवहट नाम दे देना भ्रम उत्पन्न करना है। जिन विद्वानों ने ये नाम दिए हैं वे भी अपने मत के अंतर्गत उक्त तथ्य का समर्थन करते रहते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में
यह घोषणा की है, उत्तर अभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर अभ्रंश ही पुरानी हिंदी किसने कहा? गुलेरी जी ने। यहाँ उत्तर शब्द का काल बोधक का न होकर साहित्यिक अभ्रंश से उत्तर बोलचाल की भाषा का बोधक है, जो साहित्यिक अभ्रंश के एक रूप की स्वीकृत के पश्चात उसके बाद के रूप में स्थापित होती जा रही है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। राहुल जी ने भी उत्तर अभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता लेख। ठीक है, हिंदी के प्राचीन लेख उन्होंने हिंदी कविता आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला सिद्धों बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया। इसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में गुलेरी जी, राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी के साथ साथ कुछ सहमत होते हुए भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अभ्रंश काव्य का विवेचन आदिकाल के भीतर करते रहे। द्विवेदी जी ने अभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत किया है, देख लेते हैं। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अभ्रंश के बढ़ाव का कुछ लोग उत्तरकालीन अभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी। ठीक है, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। उनके वक्तव्य से यह सिद्ध हो जाता है कि उत्तर अभ्रंश हिंदी का आरंभिक रूप है। उनके अनुसार अभ्रंश शब्दों में तद्भव रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति थी, किंतु जब उसमें तत्सम शब्दों के रूप की प्रवृत्ति विकसित होने लगी तब एक नई भाषा का उभरा, जिसे हिंदी कहना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेते। उत्तर अभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। उनके अनुसार अभ्रंश में शब्दों के तद्भव रूपों का प्रयोग की प्रवृत्ति थी, किंतु जब उसमें तत्सम रूपों का प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित होने लगी तब एक नई भाषा का रूप उभरा, जिसे हिंदी कहना चाहिए। वस्तुतः जनभाषा होते हुए भी हिंदी की यही ऐसी प्रवृत्ति है जो अभ्रंश के बाद भी अब तक निरंतर बढ़ती रही है। अतः जिन विद्वानों ने अभ्रंश के अतिरिक्त अवहट का झगड़ा खड़ा किया है, वे हिंदी के आरंभिक विकास को उसके आगे की धारा से काट देना चाहते हैं। यह ठीक है कि उत्तर अभ्रंश को शुद्ध अभ्रंश नहीं मानते, किंतु उससे आरंभिक हिंदी ना मानना एक भ्रम है। अधिकांश विद्वान अवहट को पृथक भाषा मानने के पक्ष में नहीं। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है और यही अधिक समीचीनी है, क्योंकि जिसे कुछ विद्वान अवहट कहना चाहते वही अभ्रंश का ऐसा रूप है। ठीक है, जिसमें हिंदी की सभी आरंभिक प्रवृत्तियां एक साथ मिलती है तथा साहित्यिक अभ्रंश से जिसका गहरा विद्रोह झलकता है। अतः हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अभ्रंश की रचनाएं आ जाती हैं। उन्हें हिंदी साहित्य में निकाल कर अभ्रंश के साहित्य में स्थान देना या अवहट का नया इतिहास खड़ा करना उचित नहीं। इसी दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं में से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है, मानना युक्त संगत है। और उनके साहित्य की भाषा अभ्रंश के उत्तर भाषा के रूप में सूचना देती है तथा साहित्यिक अभ्रंश से खुलकर विद्रोह कर रही है। ठीक है, साहित्य के आरंभ का निर्णय भाषा के आधार पर तो किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त एक दूसरा तत्व भी है। साहित्य का आरंभ निर्णय भाषा के आधार पर किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा तत्व है जिसे हम साहित्य चेतना कह सकते हैं। सिद्धों की रचनाओं में यह तत्व नए रूप से विकसित हुआ जो दिखाई देता था। अभ्रंश के साहित्य में उसका खुला विद्रोह भी झलकता है सिद्धों में। ठीक है, सिद्धों की वस्तु दृष्टि से जिस धार्मिक चेतना पर आधारित है उसका सीधा संबंध नाथ साहित्य से होता है, हिंदी के भक्तकालीन कवियों से जुड़ता है। ठीक है, अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अभ्रंश में रख दें, अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अभ्रंश में साहित्य में रख दे तो फिर हिंदी समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। ठीक है, अतः भाषा के विकास की आरंभिक स्थिति उत्तरवर्ती धार्मिक चेतना के मूल रूप को ध्यान में रखकर सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना पूर्णतः युक्त संगत है। साथ ही यह
भी आवश्यक है कि उसके समांतर लिखे गए साहित्यिक अपभ्रंश के ग्रंथों उसके सावधानी पूर्वक पृथक रखा जाए, क्योंकि कई विद्वानों ने दोनों एक मानने की भी भूल की है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि कई सिद्धों ने एक साथ अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। अतः ऐसे कवियों की रचनाएं दो वर्गों में विभाजित हो जाती हैं और उसी आधार पर उनकी गणना यदि एक और अपभ्रंश साहित्य से की हो तो दूसरी ओर आरंभिक हिंदी से साहित्य लिखने के कारण उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में आ जाता है। ठीक है, साहित्य लिखने के कारण उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में आ जाता है। दो या दो से अधिक भाषाओं में रचना करने वाली यह प्रवृत्ति बहुत समय तक चलती रही। विद्यापति का साहित्य इसका प्रमाण है। अतः एक ही कवि को अपभ्रंश का कवि मान लेने के पश्चात उसकी कुछ रचनाओं में प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग देखकर उसे हिंदी आरंभिक कवि मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रथम कवि देख लेते हैं। प्रथम कवि, अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी से उत्पन्न कुश या पुंड नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है। अभी तक इसकी कोई एक रचना उपलब्ध नहीं हुई। राहुल जी ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वे 84 सिद्धों में एक थे। ठीक है, उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी थी प्रयुक्त हुई। वर्ण विषय चेतना की दृष्टि से उनका काव्य हिंदी साहित्य के भक्तिकाल का बीजांकुर है। 84 सिद्धों की काव्य चेतना अनेक तत्वनाथ संप्रदाय की काव्य चेतना विलीन होकर नई प्रेरणा बने। फिर दोनों ने भक्ति काव्य की आधारभूमि तैयार की। सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य का विकास हुआ है। नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसके प्रथम कवि माने जाते हैं। सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ का हठयोग कबीर के काव्य में इतना अधिक पल्लवित हुआ कि सरहपाद ने हिंदी काव्य के 84 सिद्धों की काव्य चेतना अनेक तत्वनाथ संप्रदाय की काव्य चेतना में विलीन होकर नई प्रेरणा बने और फिर दोनों ने भक्ति काव्य की आधारभूमि तैयार की। सिद्ध साहित्य में नाथ साहित्य का विकास हुआ। नाथ साहित्य की प्रेरणा भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथपंथ का हठयोग कबीर के काव्य में इतना अधिक पल्लवित हुआ है। सरहपाद के काव्य की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता है। साहित्यिक अपभ्रंश जो साहित्य विकसित हुआ उस पर सरहपाद का इतना प्रभाव नहीं कि जितना नाथ साहित्य और संत साहित्य पर है। ठीक है, एक तीसरा आधार और है जिस पर हम सरहपाद को प्रथम कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, वह है शैली की परंपरा। ठीक है, सरहपाद ने दोहा और पदों की शैली के कविता की प्रयुक्त की। यह शैली उनके बाद सभी हिंदी कवियों में परंपरा के रूप में अपनाई। हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा है। अतः सभी दृष्टियों से सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है। जो विद्वान सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानना चाहते, उनके पास अपने मत के समर्थन के लिए केवल 2 तर्क है। प्रथम तर्क यह प्रस्तुत करते हैं कि सरहपाद की रचनाएं अपभ्रंश साहित्य का अंग है, और दूसरा तर्क है कि सरहपाद के समय 11वीं शताब्दी तक हिंदी की रचना परंपरा नहीं मिलती। ये दोनों तर्क निराधार हैं। सत्य यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान में ऐसा कोई नहीं है जिसने कबीरदास से हिंदी साहित्य का आरंभ व्यवहारिक रूप से स्वीकार किया हो। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा गणपत चंद्र गुप्त प्रभुत 1-2 विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर यह इच्छा प्रकट की कि भक्तिकाल से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाए, किंतु वे भी अपनी इच्छा का अनुचित समझते रहे हैं और इसी कारण उनकी रचनाओं का आदिकाल के अंतर्गत विवेचन करने को बाध्य हुए, जिन्हें वे अपभ्रंश की रचना कहते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इस संदर्भ में अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिबद्ध सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, और
इसी प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि सर्पात की भाषा हिंदी का प्रारंभिक रूप है या शालिबद्ध सूरी की भाषा। दोनों के उदाहरणों स्वतः हिंदी इसका उत्तर मिल सक जाता है। यह स्पष्ट है कि सर्पात की भाषा अपेक्षाकृत हिंदी में अधिक निकट है। सर्पात की देख लेते हैं। घोर अंधारे चंद्रमणि जिम उज्जो करई परम महासुभ एखो कण दुरहि अशेष हरि। पंडित साल संत बखाने देहि रुद्र बसंत न जाने। अमन्ना गमन न तेन विखंडे तो निर्जय भरनई हव पंडिता। ठीक है, आगे देख लेते हैं शालिबद्ध सूरी का। ताजिम पहिए बिखेणवी पिय उखेरिय मंथर गए सरलई उतावल चली। ठीक है, तू महर चलत्य चंचल रमन भरी छोड़वी खिसी रसनाबल किंकिण रव पसर। ठीक है, आगे देखते। रही परंपरा की बात तो इसके ये ग्रंथों का उतना महत्व नहीं जितना चेतना भावना और विचारणा का है, क्योंकि इन्हीं से साहित्य का अस्तित्व माना जाता है, न कि मात्र ग्रंथ संख्या से। इस दृष्टि से सर्पात की देन अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी भावधारा सिद्धों और नाथों से होती है, कबीर तक अपनी परंपरा बनाती हैं, जबकि शालिबद्ध सूर्य की देन इस संदर्भ में नगण्य है। अतः सर्पात को हिंदी का प्रथम कवि मानना तर्क संगत है। ठीक है, जय माता दी, थैंक यू।